अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ प्रोफाइल। और प्रोफाइल की आज की एपिसोड के जो हमारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, ही इज एचआर प्रोफेशनल। लास्ट 2 डिकेड से ये डिफरेंट ब्रांड इंडस्ट्री के साथ काम करें, जिनमें सर्विस, पेल, सिटी स्कूल और आल्सो ही इज रनिंग सक्सेसफुल पॉडकास्ट। 700+ इन्होंने इंटरव्यूज रिकॉर्ड किए हैं डिफरेंट प्रोफेशनल्स के साथ, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ, डिफरेंट लीडर्स के साथ, और ही इज CEO एंड फाउंडर ऑफ टेक टाइटन। तो इनसे आज हम बात करेंगे, एचआर के बारे में जानेंगे, टेक के बारे में जानेंगे। मिस्टर हसन रजा, अदर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने बिजी स्केड्यूल में से इस कन्वर्सेशन के लिए टाइम निकाला, हमें ज्वाइन किया। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़दरि हुस्निहि व जमालिहि व नूरिहि व कमालिहि। Thank you very much, Zishan, for giving me this opportunity, and I'm sure this session is going to be a wonderful session, inshallah ta'ala, and I'm super excited, by the way. इंशाल्लाह। हसन साहब, कन्वर्सेशन का स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड, अर्ली एज, स्टडी, इस सब के बारे में थोड़ा सा बताएं। एक्चुअली भी शायद आप जानना चाह रहे हैं कि क्या है। अच्छा, तो मेरा इंट्रोडक्शन अल्हम्दुलिल्लाह, HR स्टैंड फॉर ह्यूमन रिसोर्स एंड HR स्टैंड फॉर हसन रजा। ये सबको ही पता है, जब HR का नाम आता है तो लोग कहते हैं हसन रजा भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा करम है। आई डू हैव 20 years plus working experience in the field of HR. I have worked with different companies like सर्विस शूज़, पेल में रहा, सिटी स्कूल में रहा, कुछ अर्सा इलान में भी काम किया, एज क्रीम बख्श पे भी रहा, बीच ट्री में रहा, फिर एज HR कंसल्टेंट भी काम किया, मीडिया हाउसेस में वहाँ पर काम किया, न्यू चैनल में कुछ अर्सा जो है मैं वहाँ पे रहा। सो पिछले 3 सालों से आई एम वर्किंग इन टेक सेक्टर, और मैं ये समझता हूँ कि अब मैं बहुत सही जगह पे हूँ जहाँ पर मुझे होना चाहिए था। पहले भी खैर अल्हम्दुलिल्लाह कॉर्पोरेट में बहुत सारी चीज़ें सीखी हुई, लेकिन सॉफ्टवेयर हाउसेस में और जो टेक का जो इन्वायरमेंट है, मुझे लगता है कि ये बेहतरीन जगह है। और अभी क्योंकि आई एम एंजॉइंग माई लाइफ, आई एम वर्किंग एज HR कंसल्टेंट फॉर स्टार्टअप्स, जो IT के स्टार्टअप हैं उनके साथ, और मैं CEOs की कोचिंग करता हूँ, ट्रेनिंग्स करवाता हूँ, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन है, जो पोजीशन आती है उनको हम फिल करते हैं, मज़े की लाइफ गुजारे हैं। अपनी मर्ज़ी से आना होता है, अपनी मर्ज़ी से जाना होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम है, सो फार सो गुड। और टेक टाइटन्स पाकिस्तान के नाम से हमने एक HR फोरम भी बनाया हुआ है, जो टेक के HR फोरम है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक नज़र बस से बचाए, वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव फोरम जो टेक के HR का है वो हमारे पाकिस्तान का। अगर आप हमारे लिंक्डइन पे ग्रोथ देखें, वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे, क्योंकि हमारे मंथली मीटअप्स जो है वो होते हैं, तो हमारे साथ लोग बहुत अटैच रहते हैं। और मुझे अक्सर ये सुनने को मिलता है यार कि टेक टाइटन्स के मीटअप्स का हम जो है ना वो वेट कर रहे हैं कि कब होता है, क्या है। तो अल्लाह पाक का करम है, सो फार सो। जी, नहीं बिल्कुल, आपकी वो अगर हम प्रोफाइल विजिट करें तो इतने एक्टिव है माशाल्लाह, इतनी एनर्जी के साथ आप काम करें टेक इंडस्ट्री। और अब जैसे आपने बात की कि अभी आप बेस्ट पोजीशन पे हैं, अच्छी जगह पे हैं, क्योंकि अब टेक फ्यूचर है, AI और ये ट्रेंड्स आजकल चल रहे हैं। तो हसन साहब, कब आपको रियलाइज हुआ कि हसन रजा इज फॉर HR? बड़ा अच्छा सवाल है, वेरी गुड क्वेश्चन। दिशान, आई एम अ पोलियो विक्टिम, और मुझे बचपन में पोलियो हो चुका था। तो मैं ये देखता था लोग जो थे ना वो मेरे तरफ बड़ी कोई हमदर्दाना और इस तरह की जो है ना रखते थे, जो कि समटाइम मुझे लगता था कोई जायज़ भी था। लोगों को लगता था कि इसकी ना कोई ये बहुत कोई बड़ी बीमारी है, कोई वीकनेस है। तो मेरे जहन में ना डाल दिया गया कि पोलियो शायद एक बहुत बड़ी जो है ना वो बीमारी है। तो मैं जब बड़ा हुआ तो मुझे रियलाइज़ हुआ यार ये तो पता नहीं कोई स्टिग्मा है लाइफ में, कोई प्रॉब्लम है, तो इश्यूज़ है। क्योंकि लोग ना बड़े आपकी तरफ देखते थे, हाय हाय कितना प्यारा लड़का है यार, लेकिन टांग खराब है, लेकिन ये मसला है। अच्छा, वो बचपन में ना जब ये चीज़ें मेरे जेहन में बैठी गई ना, तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा मसला है लाइफ में। खैर, लेकिन ऐसा ऐसा जब मैं स्कूल में, फिर कॉलेज में, आई एम ओल्ड राबिन बाय द वे, गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा हूँ मैं। उसके बाद फिर माशाल्लाह MBA किया, सारा स्टार्ट किया। तो मेरे कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा बंदा होता है आपकी लाइफ में जो गेम चेंजर होता है। तो मेरे एक प्रोफेसर थे, वो उन्होंने मुझे ना एक दिन बताया, मैं बड़ा परेशान था। मैं कहा यार ये सारे मेरी तरफ देखते हैं, मैं गिरता हूँ तो लोग हंसते हैं। आप ये देखिए कि जब आप गिरते हैं तो लोग आपको उठाते नहीं हैं, लोग हंसना शुरू कर देते हैं। और ये बचपन में मेरे साथ होता था। तो अभी भी क्योंकि मसला होता है, तो कभी कभी कभार जब चलते हुए मैं गिर जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि देखने वाले ज़्यादा होते हैं, उठाने वाले कम होते हैं। मतलब कोई आता नहीं कोई हेल्प करे, तो आपको खुद ही उठना होता है। इसी तरह लाइफ में भी आपके पास ऐसे चांसेस और ऐसे मोड़ आते हैं लाइफ में, जब आप गिर जाते हैं तो उठना आपने खुद है। अल्लाह ताला की 100% आपकी हेल्प और सपोर्ट करते हैं, और कोई नहीं करता। तो वो आपने हिम्मत और सारी चीज़ें जो है वो करनी होती है। तो खैर, बचपन में फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार ये इस तरह से। फिर टीचर ने मुझे बड़ी मेरी काउंसलिंग की, उन्होंने मुझे बताया नहीं यार देखो, तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारी वीकनेस है, लेकिन मुझे लगता है ये तुम्हारा प्लस है। मैंने कहा प्लस कैसे है? कहते यार देखो, बाकी लोग तो आम ऐसे ही रूटीन में चल रहे हैं, तुम तो डिफरेंट हो ना, तो तुम इसको ऐसे डिफरेंट ट्रीट करो, तो तुम डिफरेंट ही बोलो। जब उन्होंने मेरे जहन में बात डाल दी ना, तो उन्होंने कहा यार तुम ना दूसरों की हेल्प और सपोर्ट किया करो।
मैंने कहा चलिए ठीक है जी, मैं ये करता हूँ। और होता है ओवर ग्रामीण गवर्नमेंट कॉलेज जब पढ़े हो तो आप बड़े ही मतलब होते हैं टीचर्स के करीब, और उस तरह से आपको बड़ा उन्होंने ग्रूम किया होता है। तो जब मुझे उन्होंने ये कहा तो मैंने अपने जहन में ये चीज़ डाली, तो मुझे वहाँ से ना शौक पैदा हो गया कि मैं हमेशा दूसरों को सपोर्ट करूँगा और दूसरों की हेल्प करूँगा, और दूसरों की हेल्प जब करूँगा तो अल्लाह ताला किसी न किसी को वसीला बना के मेरी कामयाबी भी करवा ही देगा। तो आप अभी भी देखें, आज संडे है और सैटरडे, और आज भी हम काम कर रहे हैं, और मेरे पास मैंने सैटरडे और संडे को 3 PM to 5 PM ये टाइम रखा हुआ है, जिसमें जो जॉब सीकर्स होते हैं या जिसको कोई भी करियर एडवाइस चाहिए होती है वो आके मेरे ऑफिस में मुझसे मिलते हैं। क्योंकि आज मैंने आपके साथ पॉडकास्ट रखी हुई है तो मैंने इसलिए आज इसको जरा रीस्केड्यूल किया हुआ है कल और परसों में। तो ये मेरी एक थी। अच्छा, मैं किसी से कोई चार्ज नहीं करता जी। कंपनी से मैं ज़रूर चार्ज करता हूँ, लेकिन जो जॉब सीकर आता है या जो भी करियर के एडवाइस के लिए स्टूडेंट्स आते हैं उस तरह से, जी। तो मैं उनके लिए कभी भी नहीं करता। तो मुझे ये जो हेल्प और सपोर्ट का जो एक जज्बा था कि यार दूसरों को हमेशा मैंने हेल्प करनी है, सपोर्ट करनी है, ये जब मैं टीचर ने उन्होंने मेरे देह में डाला तो वो फिर एक कॉन्टीन्यूस मेरे जो पर्सनैलिटी का जो पार्ट है वो बन गया। फिर जब मैंने MBA किया तो अब MBA किया तो MBA होता है मार्केटिंग, होता है यहाँ HR या फाइनेंस, तो HR था नहीं, तो हमने HR में करना था। खैर हम अपनी यूनिवर्सिटी में उन्होंने रिक्वेस्ट किया, उन्होंने कहा जी आप HR में भी कराएं, हमने फिर HR में किया। वहाँ 2-3 बहुत अच्छे हमें टीचर्स भी मिल गए HR के, उसमें से उन्होंने फिर हमें सिखाया, बताया कि HR होती क्या है, किस तरह से है। ये मैं 2005 की बात करूँ, आप तो तब बहुत ही छोटे होंगे। तो खैर 2005 में फिर हम लोगों ने ये इस तरह से स्टार्ट किया, तो फिर मेरा रुझान जो है वो HR की तरफ हुआ। अहसन साहब, जिस तरह अभी आपने बताया कि आप लोगों को कनेक्ट करवा रहे हैं, इसमें मुझे बताएं कि जब बी आर HR प्रोफेशनल आपको कौन कौन से मतलब क्रिटिसिज्म, कौन कौन से इश्यूज फेस होंगे, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। इश्यूज मैं तो कभी इसलिए फोकस नहीं कर सकता। हाँ ओके, मैंने देखा है कि ज़िंदगी में जब आपने आगे बढ़ना है ना, तो आप अपने काम पर फोकस रखें, आप अपना काम ठीक करें। लोग तो 100% कहेंगे कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ बात हो ही रही होगी, लेकिन मैं नहीं सुनता, ना मैं देखता हूँ, मैं सिर्फ काम पे फोकस करता हूँ। और मैं काम पे फोकस करता हूँ तो मेरा ध्यान काम पर होता है, तो मेरा काम बाकी दूसरी चीज़ों की तरफ नहीं होता। तो आई ऑलवेज फोकस ऑन माई टास्क, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। सब आप लास्ट 2 डिकेड से डिफरेंट ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं, HR रोल परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपने बताएं कि बहुत सारी कंपनीज एम्प्लॉइज को रिटेन कर पाती, जॉब स्विचिंग बहुत ज़्यादा है, तो क्या चीज़ें हैं जो HR प्रोफेशनल लैक करते हैं, ये कंपनीज में चीज़ें लैक होती हैं कि जॉब स्विचिंग ज़्यादा है? देखिए निशान, ये आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट और वैलिड क्वेश्चन है। आजकल अगर आप देखें तो रिटेंशन इज़ द न्यू रिक्रूटमेंट। ये बड़ी एक आजकल ग्लोबली ये आपने ये जुमला सुना होगा कि यार रिटेंशन जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ रिटेंशन की जो पॉलिसीज़ है वो नहीं होती। जिस तरह मैं अक्सर अपनी पॉडकास्ट पे कहता हूँ कि हमारे यहाँ 2 तरह के इदारे काम करते हैं, वन इज़ स्ट्रक्चर एंड सेकेंड इज़ अनस्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन में तो समहाउ आपको समझ आती है, कुछ पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं जो कि एम्प्लॉयज़ के लिए बेहतर तरीके से काम करती है, लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन में बड़ा मुश्किल होता है ये रिटेंशन करना। और आप पर्टिकुलरली अगर IT की बात करें जहाँ पर मैं भी काम कर रहा हूँ, तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज रिटेंशन ही है। रिटेंशन, एम्प्लॉयज़ की रिटेंशन जो है वो हमारे लिए इस तरह से चैलेंज है क्योंकि आपके पास एक बंदा आता है, मतलब कि आपको सिचुएशन सुनाता है, वो आपको लर्न करने का मौका मिलेगा, बाकी सबको भी, क्योंकि सिनेरियो बेस्ड चीज़ें हो तो फिर आप बेहतर तरीके से ऑडियंस जो है वो समझती है। एक बंदा मेरे पास आया ऑफिस पे, फ्रेश ग्रेजुएट को हमने रखा हुआ था, तो हमने उससे कहा कि हम इसके ऊपर इसको काम सिखाएंगे, एक टेक्नोलॉजी पे हम इसे ट्रेन करेंगे। तो हमने उसे 3 महीने के बाद उसकी सैलरी बढ़ा दी। 3 महीने के बाद उसको फिर आगे हमने परमानेंट जॉब ऑफर की। तो 9 महीने के बाद ना वो हमारे पास आ गया, तो उसने कहा कि मेरे पास एक ऑफ़र आ गई है, जॉब ऑफ़र। हम 9 महीने हुए हैं, अभी तो यूनिवर्सिटी का ये फ्रेश ग्रेजुएट है, तो कहाँ से आ गई, मतलब अच्छी बात है, ऑफ़र आ गई तो बेहतरीन है। तो उसने कहा जी कि मैं तो ना यहाँ नहीं काम करना चाहता, तो मैं जा रहा हूँ। अब मैंने CEO से कहा, अब CEO भी आपको पता है हमारे यहाँ सारे यंग CEOs हैं IT के, तो मैंने उनको कहा, उसने कहा यार असल में हमारे क्लाइंट के साथ काम कर रहा है, पैसे करो कि इसको रिटेन कर लें। चलो ठीक है, इसको रिटेन कर लेते हैं। हमने उसको रिटेन किया। हमने कहा देखो तुम ना जाओ, देखो तुमने यहाँ से सीखा है, नई ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, फिर अपनी जगह बनाओगे, जो HR का टिपिकल यही होता है, तुम मसला आ जाएगा तुम्हारे लिए, तो तुम जो है ना करो। वो रुक गया जी। 9 महीने के बाद अभी 3 महीने और गुजरे, यानी साल हो गया उसको, एक ऑफर लेटर लेके वो और आ गया। तो ये IT में वी आर यूज्ड टू इट। तो ये कोई जो IT के लोग अभी सुन रहे होंगे उनके लिए कोई नई चीज़ नहीं है, कॉर्पोरेट वालों के लिए होगा जी। अब वो आ गया 3 महीने के बाद दोबारा का सोचा अब क्या करेंगे। फिर दोबारा हमने कोई फील्ड है जहाँ पर मैं एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा था, तो उनको हमने कहा कि यार ये हमने दोबारा आ गया है, तो सही कह रहे यार अब हम रिटेन नहीं कर सकते।
की रीज़न ये है कि उसके लिए भी बेहतर है कि वो और इदारे में जाके काम करे। अच्छा, इस पूरे सिनेरियो में हमने ये देखा कि जो रिटेंशन की जो पॉलिसीज थी, फॉर एग्जांपल हमने एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ पे इंतहा कराई, हमने बोनसेस दिए, हमने पर्क्स एंड बेनिफिट्स बहुत बेहतर किए, सारी चीज़ें की। स्टार्टअप अपने कैपेसिटी में जितना कर सकता था ना उसने किया, इवन मेडिकल भी सारी चीज़ें नहीं। लेकिन हमारा फ्रेश ग्रेजुएट देखता है पैसा, जी, वो देखता है कि शॉर्ट टर्म में मुझे क्या बेनिफिट मिल रहा है, लॉन्ग टर्म में उसको क्या बेनिफिट है वो ही नहीं सोचता। वो सोचते हैं यार कि अगर मैं 70,000 रुपये की छोड़ रहा हूँ ना और मुझे लाख रुपए की 1.25 लाख की मिल रही है तो मैं कर लूँ जम, तो वो जम कर लेते हैं। लेकिन जो ही 2 साल 3 साल के बाद वो 3.5 पे 3.25 पे पहुँचते हैं तो फिर उनको रियलाइज़ होता है कि नहीं। लेकिन अब सीन ओवर चेंज हो गया, अब वो कहते हैं मैं डॉलर में पैसे दे, जी, अब वो कहते हैं पाक रुपये में पैसे नहीं चाहिए। जब आप उनको डॉलर से तो लेके आते हैं तो देखिए हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में डॉलर जितना महंगा होता है तो आवाम उतनी पिसती है। अब जिसको डॉलर में पैसे आ रहे हैं वो तो खुश होगा कि डॉलर महंगा हो, तो वो उनकी सेकंड जो उनका माइंड है वो चला जाता है कि यार मुझे डॉलर्स में जो है ना वो पैसे आए। तो एक मुझे लगता है कि एक ये वाला एलिमेंट है जिसमें लोग ये कह रहे होते हैं कि यार नहीं यार रिटेंशन के हमें मसले मसाइल हैं। अब आप देखिए ना, अगर आप क्लाइंट से पैसे ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल $3,000 और अगर आप एम्प्लॉय को अपने मार्जिन सेट करके थोड़े से बीच में से दे रहे हैं और बाकी आप अपने पास रख लें तो ये तो नहीं हो सकता कि 3,000 के 3,000 या आप उसको दे दें। तो वो ये चैलेंज जो है वो लॉन्ग टर्म में हमें यहाँ पे रिटेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फेस करना पड़ता है। फिर रिटेंशन की जब हम बात करते हैं तो ऊपर जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है उनकी को रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हम रिटेंशन में हर दफ़ा एक डिपार्टमेंट की ठीक ठाक क्लास करते हैं, वो है HR। वो कहते हैं भाई ये HR का काम है रिटेन करना, नहीं, रिटेन करना उसके HOD का भी काम है। जहाँ पे वो क्या, क्योंकि अगर वो उसको नीचे माइक्रो मैनेजमेंट कर रहा है, उसको तंग कर रहा है और उसको टिकने नहीं दे रहा। अब आप देखें, आप सबसे ज़्यादा जिस डिपार्टमेंट में आपका टर्नओवर है, जहाँ पे एट्रिशन ज़्यादा है, लोग छोड़ के जा रहे हैं, हमने कभी उस तरफ फोकस ही नहीं किया, हम उस तरफ देखते ही नहीं है। हमारे यहाँ पे बड़े अच्छे दोस्त हैं HR के, उन्होंने एक दफ़ा एक बात की, उन्होंने कहा जी एट्रिशन जो टर्नओवर जब एम्प्लॉयज़ छोड़ता है ये हर डिपार्टमेंट का KPI होना चाहिए, ताकि यार जब लोग छोड़ के जाएं तो पता तो चले कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। आपके सामने चीज़ें नहीं आती। अब क्या होता है, डिफरेंट मैनेजमेंट स्टाइल होता है रिटेंशन में। जो हमें चैलेंजेस जो फेस करने पड़ते हैं वो ये है कि एक बंदा ऊपर बैठा है, वो नीचे एक ऐसा इंप्रेशन देता है कि यार नीचे टीम फारिग है, मैं हूँ जो हूँ, मैं ही कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ। अच्छा, एक ये इंप्रेशन है। ऊपर मैनेजमेंट जो है ना, ये अनस्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे हो रहा है भाई, ऊपर मैनेजमेंट भी सोचती है यार ये HOD ठीक है, नीचे नहीं वल्ला फारिग। अच्छा, दूसरा ये होता है, दूसरा इंप्रेशन वो कहता है यार समहाउ बस ठीक है लोग मेरे पास, लेकिन बस चल रहा है, मैं इनको चला रहा हूँ, तो ऊपर भी ये इंप्रेशन दे रहा होता है। हालांकि ये बड़ी गलत अप्रोच है। आप जितनी टीम अपने नीचे बेहतर लेके आएंगे ना, मेरा ख्याल ये है कि आप जो है ना वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे। मैं अक्सर पॉडकास्ट में कहता हूँ, आज मैं दोबारा कह रहा हूँ कि रिटेंशन के लिए आप अगर एक HOD हैं और बेहतर जगह पे आप हैं तो नीचे अपने नीचे एक अच्छा बंदा जो है ना वो लेकर आए। उसकी रीज़न ये है कि जब आप अपने लिए एक अच्छा बंदा लेकर आएंगे तो आपकी जो ज़िंदगी है ना वो सुकून में आ जाएगी। अच्छा ऐसा जैसे आपने फ्रेश ग्रेजुएट्स की अपना जिक्र किया इस आंसर में, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी से आपके पास ग्रेजुएट्स आते हैं, CVs लेकर आते हैं, तो कौन सी टॉप ऑफ द टॉप 3 स्किल्स जो आप देखते हैं स्टूडेंट में मस्ट होनी चाहिए? यार मैं लम्स भी जाता हूँ एज ए करियर काउंसलर, वहाँ भी सेशन देता हूँ, LSE में देता हूँ, UMT में देता हूँ, बड़े बड़े इदारों के साथ मैं अटैच भी हूँ। और मैं जाते हुए आप लिंक्डइन पे देख भी सकते हैं, मेरे वहाँ पे मतलब अक्सर पोस्ट लगती रहती है, अलहमदिल्ला एज ए गेस्ट स्पीकर भी बुलाते रहते हैं। हर यूनिवर्सिटी के ना अपने प्लसेस हैं और अपने माइनसेस हैं। कुछ इदारों के बड़े अच्छे स्टूडेंट्स हैं लेकिन उनके एटीट्यूड के मसले मसाइल हैं, कुछ लोगों के कम्युनिकेशन के इश्यूज़ हैं, कुछ लोगों के जो है मैं ये समझता हूँ कि ग्रूमिंग के इश्यूज़ हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन को हम हर दफ़ा ये समझते हैं कि अच्छा बोलना या अंग्रेज़ी बोलना, ऐसा नहीं है। सुनना, अच्छा समझना और फिर उसके ऊपर एक्ट करना, ये इंपॉर्टेंट है। तो एक कम्युनिकेशन स्किल्स। दूसरा मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है ना हमारा जो एटीट्यूड है ना वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मैं अक्सर अपनी पॉडकास्ट में कह चुका हूँ, हमेशा से कहता हूँ कि सब्र का बड़ा फुकदान है। हम ये कहते हैं यार हर जगह हमें हर चीज़ जल्दी मिल जाए, ऑफिस भी जल्दी मिल जाए, शादी भी मेरी जल्दी हो जाए और ऑफिस बॉयज़ भी मिल जाए, मुझे ग्रोथ भी लाइफ में जल्दी मिल जाए, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात ने एक टाइम जो है ना वो आपका वो मुकर्रर किया हुआ है, उस टाइम पे ही आपको सारी चीज़ें मिलनी है, ना वक्त से पहले मिलनी है ना वक्त के बाद मिलनी है। तो एक तो ये इम्पॉर्टेंट है। चौथी चीज़ जो मैं आने वाले टाइम में ये देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है कॉन्टीन्यूस डेवलपमेंट। अपने ऊपर कॉन्टीन्यूसली काम करते रहे, अच्छे कपड़े पहनना, ब्रांड के कपड़े पहनना, बाकी सारी चीज़ों में इस तरह से अपने ऊपर खर्च करना,
agreed, but what about your knowledge upgrade? What about your skills? हम अनफॉर्चुनेटली निशान हम कोई फ्री कोर्स नहीं करना चाहते हैं हमारे अवाम, हम कोई आर्टिकल्स नहीं पढ़ते हैं, हम कोई बुक्स नहीं पढ़ते हैं, हम अपने ऊपर काम नहीं करते, तो लोग आते नहीं। इवन मैंने कई जगहों पे देखा है लोग कंपनी की तरफ से पे कर देते हैं और पूछते हैं आज खाने में क्या है, मेन्यू क्या है, मतलब ये नहीं पूछना कि यार लर्निंग के पर्सपेक्टिव से क्या है। तो ये संभाव कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती है। तो आगे बढ़ने के लिए फ्रेश ग्रेजुएट को लिए, देखिए फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। एक तो उनके लिए वैसी नौकरी बड़ी कम है, और जो नौकरी है और वो आपको पता है हमारे यहाँ आईटी में हर साल 30,000 के करीब बच्चा निकलता है मार्केट में, और आपको पता है जॉब कितने लोगों को मिलती है, 2800। तो बाकी जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, सोचे ना वो क्या करेंगे। अच्छा, एक और माइंडसेट है जिस तरह इसी में से, और वो है एंटरप्रेन्योरियल। हमें ये भी बच्चों को सिखाना है जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं कि यार देखो जॉब से निकलो और तुम अब मालिक की तरफ बनो, मालिक बनो, अपनी कंपनी स्टार्ट करो, जो कि अब अच्छा काम यूनिवर्सिटीज कर भी रही है। मतलब सभी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा काम कर रही है। मैंने पिछले दिनों में लम्स क्या हुआ था, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। LSE इज डूइंग वंडरफुल। तो एक ये तो माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है। अच्छा, जब आप CEO बनने का सोच रही हैं तो फिर आपको ट्रेनिंग भी चाहिए, आपको डेफिनेटली कोचिंग भी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये जो 4-5 चीज़ें हैं अगर हम फ्रेश ग्रेजुएट को सिखा दें, बता दें, तो आने वाले टाइम में हमारे लिए बेहतर हो जाएगी। एक चीज़ और मैं इंपॉर्टेंट कहना चाहूँगा, सोशल मीडिया को इफेक्टिवली यूज़ करें। बहुत सारे फ्रेश ग्रेजुएट्स हमारे पास आते हैं, वो लिंक्डइन पे नहीं है। मैं हैरान होता हूँ कि यार देखो आजकल के दौर में अगर आप कॉर्पोरेट की बात करते हैं, आप बात करते हैं इंडस्ट्री की, और आप लिंक्डइन पे नहीं हैं, आप इंस्टाग्राम पे हैं, आप इवन टिकटॉक पे हैं, आप इवन फेसबुक पे हैं, लेकिन आप लिंक्डइन पे नहीं है, और आप कहते हैं हमें नौकरी चाहिए। तो भाई जिस प्लेटफॉर्म से आपको नौकरी मिलनी है, जहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, इवन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, आप उस प्लेटफॉर्म पे नहीं है। तो आई मीन ये तो फिर एक बड़ी अजीब सी बात हुई। तो आप उसको बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करें। आप देखिए कि सोशल मीडिया को आप किस तरह इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। लिंक्डइन आपको एक बड़ी बेहतरीन नौकरी, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मार्केट में आपका की स्टैंडिंग मोस्ट ऑफ ब्रांडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको बेहतर कर सकते हैं। इस पर यूनिवर्सिटी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि यूनिवर्सिटी भी जो है वो करे। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आप आएँ और आते साथ ही कि जी मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाएँ या मेरी जो रीच है वो हो जाए, ऐसे नहीं होता। फॉलोअर्स का ज़्यादा होना कम होना आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। मैं तो इसके लिए मेरे तो कोई नहीं, आपका इम्पैक्ट कितना है। जिस प्लेटफॉर्म पे आप हैं, आपके फॉलोअर्स कम भी हैं, नो इश्यूज। आप उस प्लेटफॉर्म में वैल्यू कितनी ऐड कर रहे हैं, आप कौन सा ऐसा कंटेंट लगा रहे हैं, कौन सी ऐसी पोस्ट लगा रहे हैं जो कि लोग देख रहे हैं। फॉलोअर्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाएंगे, लेकिन आपकी कंटिन्यूटी इज इंपॉर्टेंट कि आप कंटिन्यूटी को बरकरार रखें। मैंने जब ये लिंक्डइन स्टार्ट किया 2005 में, तो मैं ये सोचता था वो ये एक ऐसी वाहिद वेबसाइट थी जो कि मुझे लगता था कि मेरी करियर में मेरी 100% हेल्प करेगी, और वो जो बिलीव था वो मुझे 100% था। वरना उस टाइम तो और कुछ होता था, फेसबुक तो था ही नहीं, फेसबुक भी बाद में आया। तो मैंने प्रोफेशनली इसको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया, बड़ी हमने अपॉर्चुनिटीज भी अवेल की, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मैंने अवेल की। तो फ्रेश ग्रेजुएट्स को यही कहूँगा कि इसको इफेक्टिवली यूज़ करें, और फॉलोअर्स हैं या फॉलोअर्स नहीं है, एक दिन आ जाएंगे फॉलोअर्स, डोंट वरी। अपने कंटेंट की तरफ फोकस करें कि कंटेंट क्या है। अच्छा साहब, जैसे अभी अपने लिंक्डइन के बारे में बात की, तो आप क्या रिकमेंड करते हैं फ्रेश ग्रेजुएट्स को कि वो कैसे अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को बेटर कर सकते हैं? देखिए, मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले तो आप जो हमारा फ्रेश ग्रेजुएट है ना, पहले देखिए कि यार जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमारा टेक टाइटन्स पाकिस्तान है, हमने बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स जो हैं वो दिए हैं जो कि फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए बड़े हेल्पफुल है। तो आप वहाँ जाके आर्टिकल्स देख सकते हैं, उसको आप रीशेयर कर सकते हैं। इवन कुछ ऐसी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, उनको आप रीशेयर कर सकते हैं। फिर आप ये देखें कि आपके जो लिंक्डइन के लोग हैं वो ज़्यादातर क्या देखते हैं, कौन सी वहाँ बैठी है, जॉब सीकर्स वहाँ बैठी है। तो आप जॉब सीकर्स के लिए पोस्टर लगाएं, आप देखिए कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो देखें, या कोई ऐसी, जैसे मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि मैं हमेशा जॉब सीकर्स की सपोर्ट में बोलता हूँ और उनके हक में जो है वो कंटेंट लगाता हूँ, तो मेरा कंटेंट वायरल होता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने एक जगह पे ये कहा कि टर्मिनेशन जो है वो इदारों में नहीं होने चाहिए अनटिल और अनलेस कोई अल्लाह ना करे, कोई अल्लाह माफी दे, कोई बड़ा काम हो गया है एम्प्लॉय के साथ, तो आप टर्मिनेट करें। वरना टर्मिनेशन मुझे लगता है कि एक मुआशी कत्ल है जो कि नहीं होना चाहिए। तो जब आप ऐसा कंटेंट लगाते हैं और आप देखते हैं कि यार ये हो रहा है, तो फिर लिंक्डइन का एल्गोरिथम भी जो है ना वो उसको उठाता है और फिर वो आगे रीशेयर करता है। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट, हैशटैग्स। हमारे यहाँ क्या होता है, वो लगाते हैं पोस्ट और बस ऐसे यतीमों की तरह छोड़ देते हैं, कोई कंटेंट लिखते, भाई चैट जीपीटी आ गया है, वहाँ से उसका कंटेंट उठा लो, वहाँ पर उसकी थोड़ी सी उसकी डिटेल डाल लो। हैशटैग्स
अच्छे इस्तेमाल करो। चैट जीपीटी में उनसे ये पूछो चैट जीपीटी से कि लिंक्डइन के मोस्ट फेमस मुझे हैशटैग्स बताए, वो आपको हैशटैग बताएगा, आप उस पोस्ट में डालें, उसकी रीच ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। फिर फ्रेश कैंडिडेट्स को मैं ये भी कहूँगा कि जब आप अपना प्रोफाइल लिंक्डइन का बनाएं तो आपकी मेहरबानी है मेहंदी वाली पिक्चर्स ना लगाएं, बर्थडे वाली पिक्चर्स ना लगाएं, मतलब अगर आपकी एंगेजमेंट हो रही है तो कपल्स वाली पिक्चर ना लगाएं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कई जगह पे देखा है वो एज ए इंस्टाग्राम एज ए फेसबुक वो लिंक्डइन को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एक तो ये कि दिस इज अ प्रोफेशनल वेबसाइट, ठीक है आपने अपनी एक्टिविटीज़ बाकी सारी चीज़ें डालनी है, आप बिल्कुल डालें लेकिन एक अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से। फिर नीचे आप देखें तो लिंक्डइन का प्रोफाइल के अंदर हमारे यहाँ अक्सर एक चीज़ की कमी है जो कि मैं फ्रेश ग्रेजुएट्स को 1000 दफ़ा कह चुका हूँ, बहुत दफ़ा कहा है, एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी लाइफ की अचीवमेंट्स डालें। आपने अपनी ज़िंदगी में क्या किया है यार। मैंने एक स्टूडेंट का लिंक्डइन का प्रोफाइल देखा, उसके अंदर उसने डाला हुआ था कि मैंने थोड़ा अर्सा मैंने ऑनलाइन अपना काम किया और ऑनलाइन काम करके इंटर्नशिप और समथिंग लाइक दैट, कुछ पैसे उसने ऑनलाइन अर्निंग की। कहते उस ऑनलाइन अर्निंग से ना मैंने अपने वालिदैन को उम्रा कराया। इट्स अचीवमेंट, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। अगर अच्छा कोई बंदा एचआर का बैठा है तो वो डेफिनेटली उसको इंटरव्यू के लिए बुलाएगा जी, डेफिनेटली बुलाएगा। मैं ये मान ही नहीं सकता कि देखे कि एक उसकी अचीवमेंट है, फ्रेश ग्रेजुएट है और उसने 3-4 महीने में इतने पैसे इकट्ठे कर लिए हैं और उसने वालिदैन को उम्रा कराया है, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। तो आप अपने लिंक्डइन की प्रोफाइल में अपनी अचीवमेंट्स लिखें, आप देखें यार आपने क्या वैल्यू ऐड की है, प्रोजेक्ट्स में आपकी क्या स्टैंडिंग थी, आप एज ए लीडर थे, मतलब आप एज ए फॉलोअर थे या क्या थे। कोई ना कोई लाइफ में तो अचीवमेंट रही होगी ना यार, आप डिबेटिंग में आप रही होंगे, ड्रामेटिक्स में रही होंगे, कुछ ऐसा तो कोई वैल्यू ऐड की होगी। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे फ्रेश ग्रेजुएट जो होता है ना उसको अपने बारे में नहीं पता होता। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं अक्सर फ्रेश ग्रेजुएट्स को ही पूछता हूँ कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, और टेल मी अबाउट योर सेल्फ 40 सेकेंड के बाद खत्म हो जाता, आगे बोल नहीं सकते। उसकी रीज़न ये है यूनिवर्सिटी ने उनको उस तरह से ट्रेन नहीं किया, बाकी चीज़ों पे उनको उस तरह से ट्रेनिंग नहीं हुई। मैं जब गवर्नमेंट कॉलेज में था तो फर्स्ट ईयर में हमें उन्होंने प्रेजेंटेशन में खड़ा कर दिया। अब ऐसे आपकी टांगे कांप रही थी कि यार ये क्या करना है। तो अब तो खैर बच्चे बड़े तेज हैं तो चीज़ें बेसिक तरीके से हो रही है, तो मुझे लगता है कि अगर वो इस तरह की चीज़ें डालेंगे, कोई ट्रेनिंग का पार्ट बनेंगे तो बेहतरीन है। फिर लिंक्डइन को आप वैसे ही इस्तेमाल करें जैसे टिकटॉक को इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे यूजेज उसकी कह रहा हूँ कि उस तरह यूज़ करें ना, जैसे उस टिकटॉक पे एक वीडियो डालनी है तो मुझे पता है मैंने रात को एक वीडियो डाली, और भाई लिंक्डइन पे भी तो आपने चीज़ें अपलोड करनी है ना, आपने वहाँ अपडेट करना है, आपने प्रोफाइल डालनी है, तो आप करें, आप वहाँ पर भी करें। मैं ये नहीं कहता कि आप टिकटॉक ना यूज़ करें, इंस्टाग्राम ना यूज़ करें, लेकिन आप लिंक्डइन भी यूज़ करें और प्रोफेशनल वेबसाइट्स भी यूज़ करें ताकि आपको बेहतरीन तरीके से आपको आगे अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो लाइफ में मिल सके। हम सारी चीज़ें करके कह रहे होते हैं हमें नौकरी नहीं मिली, हम क्या करें, हमारे तो मसले मसाइल इतने हैं, अनफॉर्चुनेटली कोशिश ही नहीं की होती नौकरी के लिए। तो मुझे लगता है कि इस तरह होना चाहिए। अच्छा, अब मैं इसको समराइज इस तरह से करूँगा इस गुफ्तगू को। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि लिंक्डइन पे प्रोफेशनल पिक्चर जो है वो आपकी होनी चाहिए। दूसरा, जब भी आप लिंक्डइन की प्रोफाइल को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करें, आपकी अचीवमेंट्स उसके अंदर होने चाहिए, चाहे वो प्रोफेशनल अचीवमेंट हो या पर्सनल अचीवमेंट हो, आपने उसको ऊपर करना है। तीसरा, लिंक्डइन को कॉन्टिन्यूसली इस्तेमाल करें भाई, कॉन्टिन्यूस बेसिस पे इस्तेमाल करें, जैसे टिकटॉक को करते हैं, फेसबुक को करते हैं, इंस्टाग्राम को करते हैं, ऐसे ही आपने लिंक्डइन को इस्तेमाल करना है। मैं ये कह रहा हूँ कि उसकी यूजेज उस तरह से करिए, लेकिन कंटेंट वो नहीं डालना जो आपने टिकटॉक पे डालना है, जो आपने इंस्टा पे डालना है। तो ये है। अच्छा सब एक भी है एज ए प्रोफेशनल एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है एम्प्लॉय के साथ। तो आपके पास भी बहुत सारे केसेस आए होंगे जब आपने एम्प्लॉय को टर्मिनेट करना है, फायर करना है, और आपको पता भी है कि यार उसकी जॉब की जरूरत भी है, फैमिली प्रेशर भी है। तो वो जो एक बारीक लाइन है इमोशन वर्सेस प्रोफेशनलिज्म, वो कैसे हम मेंटेन करूँ? यानी बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, और ये मुझे ना एचआर में सबसे मुश्किल काम लगता है जी। जब आपने किसी को कहना हो कि यार आज आपका लास्ट वर्किंग डे है, मैंने अपनी काफ़ी पोस्ट है वो लिंक्डइन पे लिखी भी है इसके बारे में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एज ए एचआर प्रोफेशनल हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है ये कि हमने ये सारा काम जो है वो करना होता है। यस यू राइट, इमोशंस समटाइम जो है वो अटैच हो जाते हैं, लेकिन देखिए एचआर में जो बंदा होता है वो इमोशनली बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, वो इमोशनल साइड पर रखता है, और फिर बाद में आपको पता है कई दफ़ा आपको ऐसी डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन के हक में जो बेहतर हो वो फिर करने पड़ते हैं, वो आपको लेने पड़ते हैं। लेकिन यस एग्रीड, इट्स अ डिफ़िकल्ट डिसीजन और मुश्किल होता है। मैं क्या करता हूँ, एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है जब टर्मिनेशन का हो, वो ये होता है कि अगर किसी का कोई ऑनेस्टी का डिसऑनेस्टी का है कि यार ये मसला मसाइल है, उसका मुझे थोड़ा सा होता है यार कि नहीं डिसऑनेस्ट बंदा जो है ना, बाकी जो मसले मसाइल हो समटाइम डाउन साइड हो जाती है, कुछ मसले हो जाते हैं, वो तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैं लोगों को रेफर कर देता हूँ।
और उनको कहता हूँ यार कि और बहुत सारे लोगों को ऐसे ही केसेस में हमारे यहाँ भी जो है ना वो जॉब्स मिली भी हैं लोगों को मार्केट में, वो गए हैं यहाँ से। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आपके साथ ये टर्मिनेशन वाला एलिमेंट हो जाए ना, आपने टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना। वो कि हमेशा याद रखिएगा, अल्लाह ताला जब एक चीज़ आपसे लेता है ना तो उससे बेहतरीन आपको देता है। ये मेरा 110% बिलीव है। अभी ये रिसेंट पास में हमारे यहाँ एक खातून, हमारी बड़ी अच्छी छोटी सिस्टर हैं, वो काम कर रही थी, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने कहा हसन भाई मैंने टर्मिनेट हो गई हूँ। मैंने कहा कॉन्ग्रेचुलेशन। कहते क्या मतलब? हाँ मुझे मुबारकबाद दे रही है। मैंने कहा हाँ मुबारकबाद दे रहा हूँ। कहते क्यों? मैंने कहा मुझे पता है अल्लाह ने अब तुम्हारे लिए इससे बेहतरीन लिखा हुआ है जी। तुम्हें इससे बेहतरीन मिल रही है। एग्जैक्ट एक हफ्ते के बाद उसको उससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिल गई। देखिए ना, जब ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ ज्यादती करती है तो ऊपर जो बैठा हुआ है वो तो देख रहा होता है। वो तो फिर कहता है, मैं अक्सर कहता हूँ जो ऐसे लोग होते हैं ना जो टर्मिनेशन है बाकी, मैंने कहता है यार कहीं किसी फॉर्म पे कुछ ना लिखना। कहते क्यों? मैंने कहा अल्लाह ताला के फॉर्म पे लिखा गया है, तुम्हें किसी फॉर्म पे लिखने की जरूरत नहीं है। डोंट वरी, वो हेल्प करेगा। अगर तुम यहाँ लिख दोगे ना तो फिर वो कहेगा यार देखो इसने सारा कुछ कर लिया। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह इसको एमिकेबली हैंडल करना चाहिए। हसन साहब, एचआर हेड होने के नाते आपके पास बेशुमार सीवीज आती होंगी, तो अब मास्टर्स की सारी सीवीज आई हुई हैं, तो हसन रजा सीवी पे क्या 2 से 3 चीज़ें नोट करते हैं ताकि वो स्टूडेंट्स अगर हमारे कोई व्यूअर्स में हैं वो देख रहे हैं तो वो उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें और अपनी सीवी को बेहतर कर सकें? 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड होते हैं टेक्निकल रिक्रूटर के पास है, वो है। मैं सबसे पहले मैं देखता हूँ कि यार मुझे ये बंदा कल्चरली फिट इस ऑर्गेनाइजेशन में होगा या नहीं होगा। वो सीवी पे मैं उसकी चेक कर लेता हूँ कि क्या है, और मुझे एग्जैक्टली वहाँ से पता चल जाता है उसकी टोन से, फॉन्ट से, या उसकी जो अंग्रेजी से लिखी होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग कॉपी पेस्ट लिख देते हैं, ऑब्जेक्टिव का पता नहीं होता किसी का ऑब्जेक्टिव कहाँ लिखा होता है। जब उनसे इंटरव्यू में पूछो वो कहते हैं हमें तो बात नहीं। एक तो एक चीज़ है। दूसरा, जैसे कि मैंने पहले कहा, मेरे नज़दीक जो उसने वैल्यू ऐड की होती है ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या अपनी पर्सनल लाइफ पे, मैं वो देखता हूँ कि यार उसने कोई अचीवमेंट से कुछ इस तरह की कोई चीज़ लिखी हुई है तो मुझे वो मिल जाएगा। हमने कहानी बहुत सारी लिखी होती है सीवी में, एक्चुअल कंटेंट हमने डाला नहीं होता, तो उससे हमें फ़र्क पड़ता है। क्योंकि एक्चुअल में सीवी किसने बनाया होता है? इंटरनेट कैफे वाले ने, दोस्त ने। अब दोस्त को तो नहीं पता कि आप क्या है, दोस्त को तो वो पता है जो आपने दोस्त को बताया और उसने इंटरनेट से उठाया और उसने वहां से कॉपी पेस्ट कर दिया। तो मुझे ये लगता है कि अगर ये चीज़ें आ रही है तो फिर आपके लिए मुश्किल होगी। तो ये 2-3 चीज़ें मैं देखता हूँ सीवी के अंदर कि यार उसकी अचीवमेंट्स क्या है, या फिर उसने कितना क्रिस्पी लिखा हुआ है। चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें बीच पे ऑन एंड ऑफ मिक्स भी हो रही होती है। बाज़ औक़ात सीवी में कन्फ्यूजन आ रही होती है, वो बताना चाह रहे होते हैं कुछ और चीज़, लिख कुछ और चीज़ लेते हैं। तो ये ना आपको ना पता चल जाता है कि यार क्या है। मेरा ख्याल है कि 1 पेजर सीवी रिज्यूमे इज़ इनफ। आप 3-3 सफ़ों का, 4-4 सफ़ों का फ्रेश ग्रेजुएट बना के भेजा होता है। वो चीज़ें लिखी होती हैं जो बंदा सोचता यार ये नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एक सीवी हमारे पास आया, उसके अंदर ईमेल एड्रेस jida_blade@hotmail.com, बड़ी पुरानी बात है। एक आया पस्तोल करके कोई पता नहीं क्या था वो, __@hotmail, इस तरह की चीज़ें चल रही होती है। तो वो एक आपको ज़रा लुक ऐसी आती है यार कि यार नहीं यार। ऐसा जैसे अभी आपने कहा है कि 1 पेज सीवी होनी चाहिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 से 5 चीज़ें क्या मेन, जैसे अभी ईमेल के भी आपने जिक्र किए, तो वो 4 से 5 चीज़ें क्या होंगी 1 पेज सीवी की? सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव बड़ा क्रिस्पी सा लिखे, जो आपका ऑब्जेक्टिव है। एक ऑब्जेक्टिव आपका होना चाहिए लाइफ का, वही ऑब्जेक्टिव लिखे, उसके अंदर प्रोफेशनली वो होना चाहिए। दूसरा, आपकी तस्वीर अगर अच्छी है तो उसको डालें, वरना नहीं डालें। अगर आप फोटोजेनिक नहीं है तो आप नहीं डालें। अगर आपकी तस्वीर प्रोफेशनल है और आप अच्छी तस्वीर है तो आप प्लीज़ डालें। तीसरा, अचीवमेंट्स, जो आपकी लाइफ की अचीवमेंट्स हैं, जो पर्सनल अचीवमेंट्स हैं, वो इसके अंदर डालें। और ईमेल एड्रेसेस जो है ना वो अपने बड़े जो है ना प्रोफेशनल रखे हुए। ग्रेट। हसन साहब, हम प्रोफेशनल लाइफ से पर्सनल लाइफ की तरफ आते हैं, तो आप अपने हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा अपनी रूटीन के बारे में बताएं। आपका दिन कैसे दिखता है, क्या क्या चीज़ें आप करते हैं? हाय, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। हाँ, दिन यार बड़ा अच्छा गुजरता है अल्हम्दुलिल्लाह। आई हैव 4 किड, माशाल्लाह। मेरे 2 बेटे हैं, 2 बेटी हैं, तो वो उनके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। 19 साल 18 साल काम किए हैं तो तब तो पता ही नहीं चला कि इतना ज़्यादा है, लेकिन अब क्योंकि अपना काम स्टार्ट किए हैं तो अब ज़रा ज़्यादा टाइम मिलता है माशाल्लाह फैमिली के साथ गुजारने का। सुबह उठ के नाश्ता वाश्ता करते हैं हम लोग, नाश्ता इकट्ठे ही जो है वो फैमिली के साथ में लेते चला जाता हूँ, थोड़ा बच्चों को टाइम देता हूँ, तो उसके साथ ही बेहतर है। बल्कि कल ही मैं वो एक देख रहा था तो उसमें ये मुझे वर्क लाइफ बैलेंस से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो मिल रही थी, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ वर्क लाइफ बैलेंस जो है ना। लेकिन क्योंकि एक टाइम आता है आपको बड़ा पैशन जी होता है यार कि आपने जो है करना। तो मुझे मेरे बड़ी बेटी शी इज़ जस्ट 14 ईयर्स ओल्ड, तो अक्सर कहती है कि आप टाइम का बड़ा मसला होता है, आप टाइम नहीं दे पाते हैं, आप काम करते हैं तो ये वो फलान। तो उससे मैं कहता हूँ यार कि देखो काम भी ज़रूरी है लेकिन टाइम भी ज़रूरी है। तो इसलिए सम टाइम मैं, क्योंकि अभी तो हमने CHRMT स्टार्ट किया हुआ, तो सैटरडे संडे
वो आना पड़ता है, फिर बीच में लोग जो है एडवाइस लेने आ जाते हैं या कोई जॉब सीकर होते हैं तो वो उस सिलसिले में आ जाते हैं। तो वो फिर मैं कहीं ना कहीं बैलेंस कर लेता हूँ, मंडे कुछ ऑफ ले लेता हूँ, ट्यूसडे को ऑफ ले लेता हूँ। तो उस तरह से चीज़ें चल रही होती है, सारा दिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा गुजरा होता है। देखिए जब आपका प्रोफेशन पैशन बन जाए ना तो फिर आपको बड़ा मज़ा आता है। तो फिर आपकी चीज़ें जो है ना आपको थकावटी महसूस होती है। जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि 700+ इंटरव्यूज़ कर लिए हैं, उसका एक अपना मज़ा है। मैं कासिम अली शाह फाउंडेशन में मेरा एक रिकॉर्ड है, मैंने 8 इंटरव्यू एक दिन में किए हैं, जो अभी तक किसी एंकर ने नहीं किए। और मेरा वहाँ पिछले जो हमारे एक दोस्त है उन्होंने कहा 10 का टारगेट है तुम्हारा एक दिन में। तो वैसे तो हम मंथ में काफ़ी करते रहते हैं, तो वो फिर इस तरह से चीज़ें चल रही होती है। फिर बीच में ऑफिस आ जाते हैं, फिर शाम को फिर बच्चों के साथ। हाँ मैंने अपना मी टाइम रखा हुआ है, वो मैं वॉक करता हूँ, कुछ बुक्स पढ़ लेता हूँ, आर्टिकल्स पढ़ लेता हूँ। आपने देखे जब हमारे टेक टाइटन्स पाकिस्तान की जब भी मीटअप्स होते हैं तो हमारे थीम बड़े डिफरेंट होते हैं। जैसे हमने ओपन सैलरी सिस्टम पे बात की, रिवर्स मेंटोरिंग पे बात की, मून लाइटिंग पे बात की, मैनेजिंग द माइक्रो मैनेजमेंट पे बात की। बाकी HR फोरम भी काम करें, लेकिन हमारी यूनिक यही चीज़ें हैं कि हम हमारे थीम्स बड़े कंटेंट डिफरेंट होता है, तो लोग ऑटोमेटिकली आते हैं। तो मैं उसके ऊपर काम करता हूँ, कुछ अपना टाइम मैं उस पर स्पेंड करता हूँ। सम टाइम नेटफ्लिक्स पे मूवीज देख लेता हूँ। वो है म्यूजिक, माई फेवरेट इज जगजीत सिंह। जगजीत सिंह इज ऑल टाइम फेवरेट। आई एम अ गजल लवर, तो मैं वो सुनता हूँ। जब बहुत उदास होता हूँ तो फिर तो बहुत ज़्यादा सुनता हूँ उसको। आई डू लाइक इब्रार हक एज वेल, तो शाम के टाइम वॉक करते हुए म्यूजिक सुन के फिर इस तरह की चीज़ें। फिर दोस्त हैं वो आ जाते, उनके साथ गपशप लगती है। इस तरह नाम तो नहीं होती बेटर। हाँ तो अगर मैं आपसे रिकमेंडेशन पूछूं, हमारे व्यूअर्स को, स्टूडेंट्स भी हैं, प्रोफेशनल भी देख रहे हैं ये पॉडकास्ट, तो अगर आपसे पूछूं कि आप इनको अगर कोई अपने रिसोर्सेज रिकमेंड करने हो जिसमें मूवी हो, वेब सीरीज़ हो, बुक्स हों, जिनसे उनकी पर्सनल ग्रोथ भी हो, प्रोफेशनल ग्रोथ भी हो, तो वो क्या हो? देखिए सबसे पहले तो एक साइट है HR की। अगर आप अच्छे HR प्रोफेशनल बनना चाहते हैं और आप समझते हैं कि यार आपको HR की जो भी चीज़ें चाहिए वो नहीं मिल रही है, तो वो साइट है CITEHR.com, sitehr.com। HR से रिलेटेड जितना भी मटेरियल है वो इस साइट से CITEHR.com से आपको मिल जाएगा। चाहे आपने पॉलिसी बनानी है, चाहे आपने मैनुअल बनाना है, चाहे आपने SOPs बनानी है, इवन ऑर्गेनोग्राम्स बनाने हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, वो आपको मिल जाएंगी। दूसरा मैं समझता हूँ कि डिफरेंट मूवीज़ अवेलेबल हैं, जैसे द सोशल नेटवर्क एक बड़ी अच्छी मूवी है, वो आप देख सकते हैं। ये हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं राना फ़ाहद साहब, आप उनका भी आपने इंटरव्यू में हाल किया होगा या आप करेंगे। वो अक्सर मूवीज़ का बताते रहते हैं कि ये मूवीज़ हमने ये देखनी है, इस तरह से करनी है। तो कल भी बल्कि मूवी का बता रहे थे, मेरे जहन से वो निकल गया। अच्छा, आर्टिकल्स जो है ना, आप वो आर्टिकल्स भी आप मेरा ख्याल है इंटरनेट पे HR से रिलेटेड जो है ना वो कोई ना कोई चीज़ें पढ़ते हैं। आप देखिए कि नई चीज़ें कौन सी आ रही है। अगर आप गूगल का इफेक्टिवली यूज़ करें ना जीशान, तो गूगल से बेहतर इस टाइम कोई नहीं है। वो आपको बताएगा नए ट्रेंड कौन से। चैट GPT है, उस पर आप देख सकते हैं कि नए ट्रेंड कौन से आ रहे हैं HR में। उन ट्रेंड्स पे आपने बात करनी है, HR एनालिटिक्स पे बात करनी है, HR मैट्रिक्स पे। इन चीज़ों को आप जो है ना जी, मेरा ख्याल देखे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ग्रेट। एट द एंड, वन बेस्ट एडवाइस टू द यूथ? हाँ, यूथ के लिए तो मैं ये एडवाइस करूँगा कि 3 लफ्ज़ मैं कहूँगा, सब्र, सब्र और सब्र। ये ज़रूरी है। उसकी रीज़न ये है कि लाइफ जो है ना ईजी नहीं है, इट्स डिफ़िकल्ट। मज़े की भी है, चैलेंजिंग भी है। कई दफ़ा ज़िंदगी में अच्छा वक्त भी आता है, कई दफ़ा बुरा वक्त भी आता है, लेकिन कामयाबी सिर्फ एक ही चीज़ से मिलती है, वो है सब्र से, वो है सुकून से। किसी ने कहा था ना जुनून से, यहाँ सुकून से। कामयाबी जो है वो आपको सुकून से मिलती है। आपने कंसिस्टेंट रहना है, आपने लगातार रहना है। लोग आपको कहते रहेंगे नहीं कर सकते, तो फारिग आदमी हो, मजाक उड़ाएंगे। यकीन माने जिस दिन आप कामयाब हो जाएंगे, जो लोग मजाक उड़ा रहे थे ना वो आपके साथ आके बैठेंगे, वो खानदान वालों को बताएंगे कि यार इससे तो बेहतरीन बंदा कोई है ही नहीं। हसन साहब, अगेन थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला, और मैंने तो बहुत कुछ सीखा है। उम्मीद करता हूँ हमारी इस कन्वर्सेशन से हमारे व्यूअर्स में से जो भी अच्छे प्रोफेशनल्स हैं वो भी बहुत कुछ सीखेंगे। दिशान, आपका बहुत शुक्रिया, एंड आई थिंक दैट इट्स अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन। आई हैव लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू एज वेल, बिकॉज आई डू बिलीव इन रिवर्स मेंटोरिंग। और मुझे लगता है कि इंसान सीनियर से भी सीखता है, लेकिन जूनियर से ज़्यादा सीखता है। तो मुझे भी बहुत मज़ा आया आज इस पॉडकास्ट का। बहुत शुक्रिया। वही, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।